हेलो दोस्तों, बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस विज्ञान, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ पूरे नाम जो आपको पूछे गए हैं, जैसे कि एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। तो ऐसा प्रश्न आ जाए, एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इस एमआरआई का पूरा नाम है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। दोस्तों ये याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमआरआई का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 252, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, मैं इस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि पूरे नाम पूछे जा रहा हूँ, तो आप देखते जाना कि इसमें अभी पूछा है कि IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका पूरा नाम हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC का पूरा नाम हो गया। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एड्स का पूरा नाम क्या पूछा है? एड्स का पूरा नाम, तो एड्स का पूरा नाम क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, एड्स किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा। तो HIV का पूरा भी नाम पूछ लिया जाता है, तो HIV का पूरा नाम क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये होगा HIV का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCD का पूरा नाम। IUCD का पूरा नाम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये इसका पूरा नाम हो गया। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हो गया IUCD का पूरा नाम। वैसे ही पूछ लिया जाता है IUD का पूरा नाम। IUD का पूरा नाम, तो इसका हो जाएगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये इसका पूरा नाम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 257, UNEP का पूरा नाम। UNEP का पूरा नाम। दोस्तों ये सारे भी जो आपको पूरे नाम पूछे जा रहे हैं, ये सारे आपकी बुक में से हैं और वहाँ से सारे के सारे नाम उठा रखे हैं, इसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इसका हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसका पूरा नाम हो गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OTC का फुल फॉर्म लिखो। OTC की फुल फॉर्म लिखो। तो OTC की फुल फॉर्म क्या होगी? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, ये उसका हिंदी में पूरा नाम हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, OTCE का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG का पूरा नाम। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 8वीं क्लास में भी पढ़ते होंगे, तो ये सबको पता होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका भी पूरा नाम हमारे बुक के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी है। CFC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हो गया CFC का पूरा नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपके साथ लघुरात्मक प्रश्न और विकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये दोनों मिक्स में लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे इस प्रश्न के अंदर पूछा है, 2 एकलिंगी पौधों के नाम लिखो। 2 एकलिंगी पौधे क्या हो सकते हैं? हमारे बुक के अंदर पपीता है, खरबूजा है, खीरा है, ये सारे एकलिंगी पौधे। इस पर या तो पुंकेसर हैं या फिर स्त्री केसर हैं, तो दोनों में से एक होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एकलिंगी पुष्प या एकलिंगी पौधे हो गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 262, इसमें पूछा है कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखो दोस्तों, CO2 में 2 ऑक्सीजन हैं, 1 कार्बन है, तो आप कार्बन को इस प्रकार से बनाओगे, ये बीच में कार्बन रख दिया, और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो आपने इस चारों को डैश डैश से ऐसे दर्शा दिया। उसके बाद आपके साइड में ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन को भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो एक साइड में ऑक्सीजन, एक साइड में ये, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो सहसंयोजी बंध बनेंगे। ठीक है, सहसंयोजी आबंध बनेंगे। तो इस प्रकार से हम एक किसकी CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनानी आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 263,
ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्तियों से नया पादप बनता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। पत्तियों से किससे बनता है दोस्तों? ब्रायोफिल्म। तो ये ब्रायोफिल्म का पौधा है। आप इसमें देख सकते हो ये कलिकाएं निकल रही हैं, इस पत्ती के किनारों से निकल रही है ना, तो इस पत्ती से नया पादप बनता है। तो ये कौन सा पौधा हो गया? ब्रायोफिल्म हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा किस विधि द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उस विधि का नाम क्या है दोस्तों? अमीबा एंडोसाइटोसिस। कौन सी? एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। तो ये भी याद रखना है, अमीबा एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओपी बनाने की अभिक्रिया लिखो। पीओपी बनाने की अभिक्रिया क्या है दोस्तों? पीओपी में क्या होता है, हम सबसे पहले जिप्सम को लेते हैं। क्या लेते हैं? जिप्सम को। और जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर। 373 केल्विन पर। तो क्या होता है उसमें से हाफ H2O जल का अणु क्या हो जाता है? निकल जाता है। फिर अर्ध हाइड्रेट पीच में बचता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण हो जाता है। कब? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है, जिससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जिप्सम बनाने की अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की अभिक्रिया क्या होगी? जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 266। पीओपी के उपयोग लिखो। दोस्तों पीओपी के क्या उपयोग है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है। और क्या? इसका खिलौने बनाने में भी उपयोग होता है। और इसका उपयोग मकान के अंदर ऐसे वहाँ भी उसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इसके कुछ उपयोग हो गए पीओपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के प्रकार में नाम लिखिए। दांतों के कितने प्रकार है उसके नाम लिखिए। एक स्वस्थ मनुष्य की हम बात करें तो उसके मनुष्य के मुख के अंदर टोटल 32 स्थायी दांत होते हैं। और मुख्य रूप से दांतों की प्रकार की बात करें तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कृतनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, जो कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे मुंह के अंदर इस दांतों की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों। तो ये दांत 4 प्रकार के हो गए और ये चारों के नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु तथा वायरस जनित रोगों के उदाहरण दीजिए। जीवाणु जनित कौन से रोग हैं उसके उदाहरण देने हैं, और साथ में वायरस जनित रोग है उसके भी उदाहरण देते हैं। तो हमारे बुक के अंदर जीवाणु जनित के अंदर आप देखेंगे गोनेरिया व सिप्लिस, ये 2 प्रकार के रोग नाम दिए हुए। तो ये हम यही लिखेंगे गोनेरिया व सिप्लिस। उसी प्रकार वायरस द्वारा हम देखेंगे मस्सा व HIV एड्स जो कि एड्स किसके द्वारा फैलता है? HIV के द्वारा। तो ये 2 रोग हो गए, जीवाणु द्वारा गोनेरिया सिप्लिस तथा वायरस जनित क्या हो गया? मस्सा व एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269। पवनों का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। विश्व में पवन में विद्युत उत्पादन में डेनमार्क का स्थान प्रथम है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? पवनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? दोस्तों सभी को पता है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो 7 पीएच होगा एकदम शुद्ध जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेब तथा अंगूर को पकाने के लिए किस प्रकार हार्मोन का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के हार्मोन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, टेस्टोस्टेरोन है, इथाइलिन है। तो आप देखोगे ऑक्सिन तो वृद्धि हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी वृद्धि के लिए आता है, कोशिका विभाजन के लिए आता है। फिर टेस्टोस्टेरोन ये तो मनुष्य का हार्मोन है, तो कौन सा आएगा? इथाइलिन। इथाइलिन है ना जो फलों को पकाने में काम आता है। तो सेब अंगूर का नाम लिखने से अलग से नहीं होगा, ये फल में अंदर आता है, तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन काम आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक है। मनुष्य की रुधिर में पाया जाने वाला क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या दोस्तों? हीमोग्लोबिन, जिसकी ऑक्सीजन के साथ बंधुता बहुत अधिक होती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन भी हीमोग्लोबिन करता है, तो याद रखना ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो क्लोरीन फ्लोरीन जैसी गैसें जो वृद्धि करके जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
का निर्माण कर देती हैं तथा वर्षा जल के अम्लीय बना देती हैं। और ऐसी वर्षा जल धरती पर जब वनस्पतियों एवं संगमरमर से बनी इमारतों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। तो आप सीधे से समझ सकते हो कि फैक्ट्रियों से, वाहनों से निकलने वाले बहुत सारी प्रदूषित गैसें होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ये सारे जल वाष्प के साथ क्रिया करके किस में बदल जाती है? अम्ल में बदल जाती हैं और वर्षा जल को क्या बना देती हैं? अम्लीय बना देती हैं। और वे वर्षा जब जमीन पर या धरती पर बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं तो वनस्पतियों व संगमरमर इमारतों को क्या करती है? बुरी तरह प्रभावित करती हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो दोस्तों H2O की इलेक्ट्रॉन संरचना में देख सकते हो कि ऑक्सीजन को रख दिया हमने। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 हमने इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए, एक हमने इधर रख दिया, एक हमने इधर रख दिया। फिर साइड में हाइड्रोजन बना लिया, इधर भी हाइड्रोजन बना लिया। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इधर रख दिया मैंने, इसको इधर रख दिया। फिर मैंने इस प्रकार से हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इस प्रकार से इसके भी हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसी प्रकार ऑक्सीजन में भी जिसके बाह्यतम कोश में 6 थे, अब 2 कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना का निर्माण हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में दंत क्षय का क्या कारण है? मनुष्य की जो दंत क्षय, दांत खराब होते हैं, उसका क्या कारण? मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संसारित होने लगता है। दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हो, जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ शर्करा व खाद्य पदार्थ दांतों के अंदर फंसे रह जाते हैं, और जिसके कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका क्या करते हैं? निम्नीकरण करते हैं और उस भोजन पर क्या छोड़ते हैं? अम्ल छोड़ते हैं, और जिससे हमारे मुंह का पीएच का मान क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है। और अम्लीय होने पर हमारे दांतों का क्या होने लगता है? संसरण होने लगते हैं, जिससे हमारे दांत क्या होने लगते हैं? खराब। इसको हम बोलते हैं दंत क्षय। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल युक्त नहीं है? दोस्तों इस फॉर्मूलों के साथ आप देखोगे तो नीलत होता है, इसके साथ भी क्रिस्टलन का जल है। खाने का सोडा इसके साथ नहीं है। बाकी दाउन सोडा के साथ भी 10 जल के अणु है। जिप्सम के साथ भी जल का अणु है, हाफ है कि नहीं? तो इन सब के साथ क्रिस्टलन जल के अणु है, इसके साथ भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला, इसके साथ भी क्रिस्टलन जल का अणु है, इसके साथ भी क्रिस्टलन जल के अणु है, इसके साथ भी क्रिस्टलन जल के अणु है, लेकिन खाने का सोडा इसके साथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऐसा कौन सा लवण है जिसमें क्रिस्टलीन युक्त जल नहीं है? तो खाने का सोडे के साथ हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 277, पाचन के समय आमाशय पाचन रसों का पीएच क्या होता है? दोस्तों पाचन के समय हमारे आमाशय के अंदर जो पाचक रस है उसका पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, या फिर शून्य होता है? क्योंकि हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय होने पर इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अ ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयव में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा, दूसरा अवयव कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, टार्ट्रिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा? तो दोस्तों दूसरा अवयव होगा टार्ट्रिक अम्ल होगा। क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 279, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य? स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल नहीं, स्वाद कड़वा नहीं होता है। स्वाद क्या होता है? खट्टा। तो बाकी वाली लाइन पूरी गलत हो गई। स्वाद खट्टा होता है, सही बात है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल गलत है, नीले को लाल करता है। ठीक है दोस्तों, फिर है कड़वा स्वाद है ही नहीं, स्वाद खट्टा है। फिर स्वाद खट्टा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बात सही है। तो हमारा द ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हम लोग के लिए बात थोड़ी सही है, क्योंकि स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो द कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, पीएच स्केल की प्रास होती है 1 से 10 होती है, 0 से 14 होती है, 1 से 14 होती है, या 0 से 12 होती हैं? दोस्तों पीएच स्केल का मान 0 से 14 होती है। ठीक है, बीच में उदासीन के लिए 7 होता है, 0 पर सबसे अधिक अम्ल होता है और 14 पर सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। पीएच स्केल का मान के प्रास कितना हो जाएगा? 0 से 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? दोस्तों देखो, मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर या नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपको समझ में आएगा, मैग्नीशियम जब भी वायु में खुला रहेगा तो उसके ऊपर क्या बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी।
जो मैग्नीशियम की रिबन की ऊपरी सतह पर जम जाती है, ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगी, जम जाएगी। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल या सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर अर्थात उसका दहन आसानी से हो सके। कुल मिला के बात यह हुई कि मैग्नीशियम रिबन होता है जो कि वायु के वातावरण में या सामान्य ताप या नम वायु के संपर्क में रहेगा तो उसके ऊपर क्या जम जाएगी, धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाएगी, परत जम जाएगी। परत जम जाएगी तो उसको जलाना या उसका दहन करना थोड़ा क्या होगा, कठिन होगा। अतः उसके रेगमाल के रगड़ने से इस धातु ऑक्साइड की परत को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ताकि उसका आसानी से क्या होगा, दहन होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ आसानी से जल के उसका दहन किया जा सकता है। इसलिए हम उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, दोनों के दो उदाहरण लिखो। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो देखो सूचक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक है और एक संश्लेषित सूचक है। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो कि प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि हल्दी है, लिटमस आदि से प्राप्त हो, उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो ये हमारे दो उदाहरण भी हो गए। और प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, ऐसे सूचक जो पदार्थों के संश्लेषण से बनाए जाते हैं, मतलब मानव निर्मित होते हैं, मानव उसको अन्य पदार्थों के संश्लेषण द्वारा उसका निर्माण करते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्hthalate है। तो ये हो गए। तो ये मेथिल ऑरेंज, फिनोप्hthalate ये दो उदाहरण इसके हो गए। एक हल्दी तथा लिटमस, ये इसके दो उदाहरण हो गए। प्राकृतिक पदार्थों से बनते, संश्लेषित जो कि संश्लेषण करके बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी एल्यूमिनियम या द कॉपर। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या बनाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो यह हमारा स ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284, यसद लेपन किसे कहते हैं। लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जड़न जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। तो धातुओं को संक्षारण से सुरक्षित रखना है उसको, तो उसके ऊपर जड़न की जिंक की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है पतली, इसी को हम क्या बोलते हैं, यसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 285, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दो उदाहरण कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और एक जिंक ऑक्साइड, ये दो उदाहरण हो गए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड के दो क्या हो गए, उभयधर्मी ऑक्साइड के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 286, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो आपने इस प्रकार की सारणी आपने बुक के अंदर पढ़ी होगी, सक्रियता श्रेणी की, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को किस में किया जाता है, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। जो सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील है, उसके बाद में उससे कम क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील, ऐसे ऐसे व्यवस्थित की हुई है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद इस सारणी को विकसित किया गया है, जिससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फिर अभिक्रिया करी जिससे विस्थापन के द्वारा हमने इस सारणी को क्या है, व्यवस्थित किया है, और इसे हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe आयरन, लेड है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, मरकरी है, Ag है, गोल्ड है, ये सारे हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी को याद रखने की ट्रिक आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, ये भी हमारी बनाई हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है 287, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और सहसंयोजी यौगिक के दो गुण लिखिए। सहसंयोजी आबंध कहते हैं किसे, उसके दो क्या है, गुण पूछे। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। दोस्तों सहसंयोजी आबंध के अंदर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, साझा होता है। ठीक है, तो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होनी, इस प्रकार से जो आबंध बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इनके दो गुण क्या है, इन परमाणु के भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराणविक बल क्या होता है, कम होता है। और क्या है, इनका क्वोतनांक कम होता है, इनका क्या होता है, क्वोतनांक कम होता है। ये इसकी दो गुण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 288, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है। तो जो अष्टक नियम है, किस तक, न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना, तो किस तत्व तक उपयोगी होता है। आप देख सकते हो हमने पढ़ा था कैल्शियम तक उपयोगी है कि नहीं, तो ये ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखना, कैल्शियम तक अष्टक का नियम सही रूप से लागू होता है, उसके बाद सही रूप से लागू नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 290। आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों का रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उसकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है? सिद्धांत है। क्या है? तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 290। विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु? दोस्तों सबसे अधिक समानता हमारे चीन के विद्यार्थी मिलेंगे, क्योंकि ये चीन के विद्यार्थी क्या है? मानव है, और हम भी क्या है? मानव है। तो हमारी ज्यादा समानता किससे मिलती है? चीन के विद्यार्थियों से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीवाश्म बनते कैसे हैं? जंतुओं के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने से, जंतुओं की चट्टानों में दब जाने से, जीव जंतुओं के सड़ने से, उपरोक्त सभी। दोस्तों इन सभी से क्या बनता है? जीवाश्म बनते हैं। तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 292। फॉसिल डेटिंग क्या है? फॉसिल डेटिंग क्या है? वह विधि जिसके द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है उसे हम फॉसिल डेटिंग कहते हैं। तो एक विधि जिसके द्वारा कोई भी जीवाश्म कितना वर्ष पुराना है या कितने समय का है तो उसका हम निर्धारण करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, या वक्रता केंद्र से परे होनी चाहिए, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखो जब अनंत पर होता है बिंब तब प्रतिबिंब क्या बनता है? बिंदु जैसा फोकस बिंदु पर बनता है। अब प्रतिबिंब बड़ा बनाना है तो क्या आ जाएगा? वो पास में आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294। टॉर्च तथा सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं परावर्तक के ध्रुव या फोकस के बीच, या परावर्तक की फोकस के बहुत नजदीक, या परावर्तक की फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या परावर्तक की वक्रता केंद्र पर। दोस्तों ये परावर्तक की फोकस बिंदु पर लगाया जाता है या इसके निकट लगाया जाता है, ये बात सही हो जाती है, क्योंकि फोकस बिंदु पर हम क्या लगाते हैं? बल्ब या जो भी लाइट होती है उसको लगाते हैं, जो कि प्रकाश की किरणों क्या कर देती? समांतर कर देती हैं, ताकि लाइट क्या पड़े? सीधी पड़े। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1970 में, 1985 में, 1990 में, या 1995 में? दोस्तों चिपको आंदोलन 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधनों के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम की मात्रा क्या है? सीमित है। जीवाश्म ईंधनों की मात्रा क्या होती है? सीमित होती है। उसको बनने में बहुत अधिक वर्ष का समय लगता है, इसलिए हमें उसका उपयोग क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण से करना चाहिए। और क्या है? जीवाश्म ईंधनों के जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इससे वायु प्रदूषण भी होता है। हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर है जो कि पिघल के समुद्र जल स्तर बढ़ा देते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, जिससे वैश्विक तापमान भी बढ़ता है। ये भी कारण है, इसलिए हमें इसका उपयोग क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या प्रभाव होंगे? तो हम जीवाश्म ईंधनों को जलाएंगे तो वायु में क्या बढ़ जाएगी? CO2 की मात्रा पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? फसल की पैदावार क्रम में परिवर्तन। जो फसल को पैदावार का क्रम है भाई, जिस समय कौन सी फसल होते हैं वो उसका क्रम है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होगा तो फसल का क्रम भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन। वैश्विक उष्मायन प्रभाव उत्पन्न होगा, वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा। ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, और ध्रुवीय पर जो बर्फ जमी हुई है ग्लेशियर के रूप में वो भी पिघलने लगती है, जिससे समुद्र तल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसके प्रभाव के कारण बहुत सारे किनारे स्थित बड़े शहर जो कि जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298। कुल्ह क्या है? कुल्ह क्या है? दोस्तों कुल्ह हिमाचल प्रदेश का एक शब्द है, जिसकी हिमाचल में क्या है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था का विकास हुआ, जिन्हें कुल्ह कहते थे। तो हिमाचल प्रदेश में जब नहरों से सिंचाई करते थे उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? कुल्ह कहते हैं। झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नलियों को जोड़ के एक बड़ी नली के अंदर लाकर नहरों के द्वारा क्या करते थे? सिंचाई। और उस प्रणाली को क्या बोलते थे? कुल्ह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तालाब की आठ श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो तालाब की आठ श्रृंखला क्या होती है? पादप प्लवक होते हैं छोटे छोटे, उसको कौन खाते हैं? सूक्ष्म जीव कीट खाते हैं। सूक्ष्म कीटों को कौन खाता है? छोटी मछलियां खाती हैं। छोटी मछलियां कौन खाती हैं? बड़ी मछलियां खाती हैं। तो ये तालाब की आठ श्रृंखला का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 नंबर।
ऊर्जा प्रवाह का प्रथम चरण कौन सा है? ऊर्जा प्रवाह के अंदर प्रथम चरण कौन सा है? हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा वहीं से ऊर्जा का निर्माण होगा और वहीं से धीरे धीरे क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूर्ण हुए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और वीडियो लेके आएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम इसके आगे सोशल साइंस के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।